बीके सिन्हाज इंग्लिश टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नया टॉपिक जूलियस सीजर। बच्चे, जूलियस सीजर को समझने से पहले, इसके मुख्य इम्पोर्टेंट स्टोरी में जाने से पहले इस प्ले का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जानना ज़रूरी है, जो मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि जूलियस सीजर प्ले विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ये सब पॉइंट कुछ याद रखने की चीज़ है कि जूलियस सीजर प्ले को विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और ये प्ले ट्रू इवेंट्स ऑफ रोमन हिस्ट्री यानी रोम के सच्चे ऐतिहासिक घटनाओं पर ये निर्भर करता है, उसी पर ये डिपेंडेंट है। और इस जूलियस सीजर का जो फुल फॉर्म है, उस फुल फॉर्म का नाम है द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। और ये जो स्टोरी है, ये जो प्ले है जूलियस सीजर की, इसको जो शुरुआत की गई थी इसे तो 44 BCE में हुई थी, यानी इसकी नींव रख दी गई थी 44 BCE में ही। और इस स्टोरी में जूलियस सीजर को हीरो माना जाता है, वो इस प्ले का महानायक है और उसी पर सारी प्ले पूरी स्टोरी टिकी हुई है। अब पोम्पे POMPE, अब पोम्पे जो कि को रूलर थी, इस को रूलर को डिफीट किया था ये जूलियस सीजर। जूलियस सीजर चूँकि बहुत बड़े वॉरियर योद्धा थे और उसने रोम में इस पर चढ़ाई कर दिया था। तो अब इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जो हम आपको इस तरह से बतला रहे हैं कि जूलियस सीजर, अब जूलियस सीजर की वाइफ है और उसकी वाइफ का नाम है कैलपोर्निया, CALPORNIA, कैलपोर्निया। अब पोम्पे कौन है? तो पोम्पे को रूलर है, उसका सहयोगी शासक है, को रूलर है। अब एक नाम आता है कैसियस का। कैसियस CASSIUS, कैसियस। दूसरा है कैस्का, CASCA, कैस्का। फिर है नेक्स्ट में पोर्सिया। अब पोर्सिया जो है ये एक लेडी है, वुमेन है, और ये जो लेडी है ये ब्रुटूस की वाइफ है। अंटोनी एंड डिशियस, अंटोनी ANTONY, अंटोनी। और एक लास्ट कैरेक्टर हम कह रहे हैं डिशियस, DISCIUS। आगे स्टोरी में और क्लियर हो जाएगा कि ये सारे लोग आखिर कौन कौन हैं, अंटोनी कौन है, डेसियस कौन है। तो चलिए बिना किसी समय को गंवाए लेट अस बिगिन जूलियस सीजर। विलियम शेक्सपियर। अब स्टोरी है कि जूलियस सीजर प्ले को शेक्सपियर ने लिखा था। ये प्ले उनके उन सभी प्लेज में से एक माना जाता है, बेहतरीन माना जाता है जो उन्होंने लिखा है। उन सारे प्लेज में से ये बहुत ही बेहतरीन प्ले माना जाता है बच्चों। रोमन इतिहास के सच्चे घटनाओं पर आधारित ये प्ले है, इसलिए स्पष्ट रूप से ये बहुत ही प्रसिद्ध प्ले माना जाता है। इसे लगभग 1623 के आसपास में प्रकाशित करवाया गया था और इसका फुल फॉर्म रखा गया द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। इस कहानी का जो शुरुआत है वो 44 BCE है, जब रोम में, क्योंकि उस समय रोम में राजनीतिक उथल पुथल का माहौल था, चारों तरफ जंग छिड़ी हुई थी, सभी लड़ाई में लगे हुए थे। बहुत ही लंबे समय से रोम में एक लिमिटेड लोकतंत्र था, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ लोकतंत्र था और लिमिटेड था, कुछ क्षेत्रों तक था। जैसे कि पोम्पे वो इसके लिमिटेशन से बाहर थे, जिसको
जूलियस सीजर ने चढ़ाई कर दिया और हरा करके फिर वो वापस आए, तो इसीलिए इसको लिमिटेड कहा जा रहा है। और ये केवल और केवल नाम मात्र का लोकतंत्र था, वास्तविक लोकतंत्र ये था नहीं, डेमोक्रेसी, ये राजतंत्र था। इस कहानी में जूलियस सीजर को ट्रेजिक नायक माना गया और अभी अभी यहाँ की को रूलर को यानी कि पोम्पे को सीजर ने युद्ध में हारा कर वापस आया है, सिविल वार में। अब रोम में जब ये वापस आ गए उसको हरा कर, बच्चे ध्यान देना यहाँ पे कि जब ये पोम्पे को हरा कर आया तो लोगों में अब एक दहशत फैल गई। दहशत ये फैल गई, ये चिंता सताने लगी लोगों को कि जूलियस सीजर अब यहाँ का राजा बनेगा या डिक्टेटर बनेगा, ये रक्षक बनेगा जूलियस सीजर या फिर रोम के लोगों का भक्षक बनेगा, ये राजा बनकर कहीं अय्यासी का जीवन जिएगा या फिर लोगों के लिए कुछ करेगा। तो ऐसी ऐसी बातें आने लगी लोगों के मन में। अब सबों के सामने एक समस्या आ गई कि जूलियस सीजर रोम में शासक बनता है या राजा बनकर अय्यासी का जीवन जीता है। अभी कुछ स्पष्ट नहीं था, कहना कुछ भी मुश्किल था उनके बारे में। जूलियस सीजर आम लोगों से इसी टाइम में जब ये वापस आए थे विजयी होकर पोम्पे को हराकर, तो जूलियस सीजर अपने रोम के लोगों से मिलने के लिए अपने सैनिकों के जत्थे के साथ, भीड़ के साथ वो आगे बढ़ गए, लोगों से मिलने के लिए निकल गए। और उसी टाइम उनके सामने रास्ते में उनकी मुलाकात एक एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी से। ज्योतिषी समझते हैं ना, जो वो हाथ ऊथ देखता है, भाग्य बताता है, तो ज्योतिषी, उन्हीं को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। ज्योतिषी, अचानक उनको ज्योतिषी मिल जाता है और वह जूलियस सीजर को एक चेतावनी दे देता है। जूलियस सीजर को एक चेतावनी देता है और उसको ये कहता है कि जूलियस सीजर, 15 मार्च तुम्हारे लिए अच्छा टाइम नहीं है। 15 मार्च का जो दिन है ये तुम्हारे लिए ठीक समय नहीं है और इस दिन तुम्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ बड़ा सा और गलत होने वाला है। तुम्हारी जान पर भी आ सकती है, क्योंकि उसके जान को खतरा था। लेकिन जूलियस सीजर, ये वैरियर, ज्योतिषी के इन फालतू बातों पर वो विश्वास नहीं किया। वो इन सारे चीज़ों को मानते नहीं थे और वो अनदेखा कर दिया इन सारी चीज़ों को। और जूलियस सीजर अपने सैनिकों की भीड़, जत्थे के साथ वो आगे बढ़ गया और एस्ट्रोलॉजर की बात को छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया। इसी भीड़ में से, ये जो भीड़ जा रही थी, इसी भीड़ में से कैसियस नाम का एक बंदा, वो भी सेना ही था जूलियस सीजर का, तो कैसियस नाम का एक बंदा ब्रूटस नाम के दूसरे बंदे को, ये दोनों सेना थे जूलियस सीजर के ही टीम में, लेकिन दोनों शत्रु बन गए थे। अब कैसियस क्या करता है कि ब्रूटस को उस भीड़ में से उसके हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और सभी लोग उस समय भीड़ में ही थे। लेकिन कैसियस का चूंकि मानना था कि जूलियस सीजर को सम्राट नहीं बनना चाहिए, इसलिए इस बात को बताने के लिए कैसियस को ऐसा लग रहा था कि ब्रूटस को अपने में करना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रूटस को हम अपने
पक्ष में नहीं कर पाए तो फिर हम जूलियस सीजर के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए उसने ब्रूटस को अपनी तरफ खींचा और दोनों में बात हुई। दोनों में बातें होने के बाद ब्रूटस को भी ये समझ में आ गया और ब्रूटस का भी ये मानना था कि रोम में लोकतंत्र है और लोकतंत्र ही रहना चाहिए। इसीलिए कैसियस की बातों से वो बहुत ही सहमत थे और वो नहीं चाहते थे खुद ब्रूटस भी कि कोई तानाशाह रोम का लीडरशिप करे। वो ऐसा नहीं चाहता था। अब इसी बीच क्या होता है बच्चे कि कैसियस और ब्रूटस को केसका नाम का एक आदमी वो उनके पास पहुंचता है और उनको आकर ये बताता है कि अंटोनी जूलियस को क्राउन पहनाने के लिए कहा, यानी उसको क्राउन पहनने के लिए, राज मुकुट पहनने के लिए, राज गद्दी में बैठने के लिए उन्हें कहा जा रहा है। ये कैसका नाम का इंसान आकर के ये दोनों इंसान से ये सूचना को शेयर किया, क्योंकि जब सीजर आए थे, जूलियस सीजर युद्ध को जीत करके, तो रोम में खुशी की लहर थी और वहाँ हर लोग चाहते थे कि वो यहाँ का राजा या फिर यहाँ का ही हर चीज़ जो भी होना है वो उन्हीं को बनना है। पीएम बने, राजा बने, लोकतंत्र रखे, राजतंत्र रखे, लोगों को बहुत विश्वास थी और अंटोनी उसको ये प्रस्ताव दिया। लेकिन कैसका ने ये भी बताया कि सीजर ने क्राउन बनने से इनकार कर दिया है। अब बात ये होती है कि कैसियस ने प्लान बनाया ब्रूटस को अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि वो जानता था कैसियस कि ब्रूटस जो है वो पक्का दोस्त है जूलियस सीजर का और जूलियस सीजर का ही वो साथ देगा। इतनी आसानी से कैसियस की बात मानने वाला ब्रूटस नहीं है। इसीलिए उसने एक षड्यंत्र बनाया कैसियस ब्रूटस को अपने पक्ष में लेने के लिए। अब प्लान क्या था, क्योंकि जूलियस सीजर को रोम से हटाने के लिए ब्रूटस का समर्थन बहुत जरूरी था। मानो ना वो एक हथियार था उनके लिए। कैसियस कैसका के साथ मिल गया और दोनों मिलकर एक पूरे साम्राज्य में एक लेटर लिख करके फैला दिया, पूरे रोम में जहीं तहीं वो फैला दिया और उसमें ऐसा कुछ लिखा जो जूलियस सीजर के खिलाफ बातें थी। वो पर्ची जो लोग पढ़ते थे वो भड़क जाते थे। ऐसे भड़काने के वो काम किए और ऐसे लेटर को उन्होंने बहुत सारी जगह में फैला दिया और ये अभियान छेड़ दिया। इसको देखकर ब्रूटस भी कैसियस के षड्यंत्र में शामिल हो गया। उसे भी लगने लगा कि कहीं न कहीं कैसियस सही कह रहा है, क्योंकि रोम के लोगों में ये लेटर का बहुत बुरा असर पड़ा। अब कैसियस के साथ साथ ब्रूटस भी अब निश्चय कर लिया कि अब सीजर को मरना ही पड़ेगा, अब उसे मारना ही है। कैसियस, ब्रूटस तथा कैसका, इन सभी लोगों ने निश्चय किया कि कल सुबह या दिन में जैसे ही जूलियस सीजर कैपिटल में प्रवेश करेगा तो वो उनकी हत्या कर देंगे। वो जैसे ही वहाँ आएंगे सीनेट में तो वो लोग उनकी हत्या कर देंगे। तो ये प्लान बन चुका है। कैसियस तो एंटोनी को भी मारना चाहते थे। कैसियस का तो मानना था कि एंटोनी को भी हम मार दें, लेकिन ब्रूटस इससे सहमत नहीं था। उसने मना कर दिया, क्योंकि ब्रूटस को ऐसा लगता था कि केवल जूलियस सीजर ही रोम के लोगों के लिए खतरा बन सकता है।
अंटोनी नहीं, अंटोनी से कोई खतरा नहीं है, और जिससे खतरा नहीं है हमें उसे मारने की क्या आवश्यकता है। तो ब्रूटस ने मना कर दिया। अब देखो बच्चे कि अचानक चेंजिंग आती है, कहानी में मोड़ आती है स्टोरी में, कि अब अचानक होता क्या है कि ब्रूटस की पत्नी, कैरेक्टर में भी बतलाए थे, ब्रूटस की पत्नी पोर्सिया। अब ये सब जो बातें हो रही थी ब्रूटस और कैसका और अम, कैसियस के बीच में, तो ये सारी बातें, सारी प्लान जो बनी थी वो ब्रूटस के घर में बनी थी। और ब्रूटस के घर में ब्रूटस की जो पत्नी पोर्सिया है वो इन सारी बातों को सुन रखी थी। और जब वहाँ से कैसका और कैसियस निकल गए तो ब्रूटस की पत्नी पोर्सिया ने ब्रूटस से पूछा कि तुम लोगों में क्या मामला चल रहा है, आखिर क्या तुम लोग यहाँ पे विस्परिंग कर रहे हो। लेकिन ब्रूटस ने उनको बताना जरूरी नहीं समझा। इस पर पोर्सिया गुस्सा गई और उसने क्या करी कि चाकू ली और अपनी जांघ पर चाकू मार ली। और चाकू इसलिए मारी कि साबित करने के लिए कि देखो, तुम जो भी मुझे बताओगे मैं उन सारी बातों को किसी से भी शेयर नहीं करूंगी। मैं अपनी खून की सौगंध खाकर तुमसे कहता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति को देखकर ब्रूटस ने भी उसे सब कुछ बता दिया। हालांकि ये जो सीजर की मारने की षड्यंत्र है, जो उनकी पत्नी यानी ब्रूटस ने अपने पत्नी को बताया, ये उनकी पत्नी पोर्सिया को पसंद नहीं थी। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई इसे सुनने के बाद, पर वचन दी थी कि वो किसी से नहीं बताएगी। अब कहानी के दूसरे पड़ाव में चलते हैं। अब कहानी के दूसरे पड़ाव में क्या होता है कि सीजर की पत्नी कैलिफोर्निया है। अब सीजर की पत्नी कैलिफोर्निया ने अचानक सीजर को बाहर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पता थी ये बात कि 15 मार्च का दिन जूलियस सीजर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उसने अपने पति की रक्षा के लिए उसे मना कर दिया। और जब ये नहीं मानने लगा तो कैलिफोर्निया जूलियस सीजर के सामने अपने घुटनों के बल पर गिर गई और अपने पति से उनकी जान की रक्षा के लिए उसने भीख मांगने लगी। और ऐसी परिस्थितियों को देखकर जूलियस सीजर ने भी हाँ भर दिया और मान लिया कि चलो आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन कहता है ना कि हर अच्छे काम में बुरे का साया रहता है, तो वहीं ये साया पड़ गया। अब साया क्या थी कि उसी बीच डिसियस नाम का एक बंदा, डिसियस DISCIUS, डिसियस नाम का एक बंदा जो जूलियस सीजर के शत्रु पक्ष के लोग हैं, ये डिसियस सीजर के पास आता है। और उसी टाइम में ये डिसियस जूलियस सीजर से कहता है कि सीनेट में बहुत सारे लोग, जितने भी सीनेट के सदस्य हैं, वो सभी आपके आने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अगर आप वहाँ अभी और आज नहीं जाएंगे तो वो सभी लोग आप पर हंसेंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे। और आप इतने बड़े योद्धा हैं कि आप फालतू का छोटी मोटी ज्योतिषी की बातों पर विश्वास करते हैं। मर्द हैं तो मर्द की तरह बात करिए और चलिए सीनेट में, घर में औरतों की तरह दुबक कर क्यों बैठे हुए हैं। ये बात सुनकर जूलियस सीजर तैयार हो गया, उसकी मृदांगी जाग गई और फिर वो सीनेट पहुंच जाता है। और जैसे ही वो सीनेट पहुंचता है कि वहाँ पे पहले से ही प्लान सेट थी
ये ब्रूटस और कैसियस सभी मिलकर उस पर हमला कर देता है। और जैसे ही हमला किया कि उनकी हत्या करने का सोचा, हत्या कर भी दिया, लेकिन जब उनकी हत्या हुई तो ब्रूटस अंत समय में, ये जूलियस सीजर अंत समय में उसने ये देखा और आश्चर्य हुआ उन्हें कि वो व्यक्ति जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, ब्रूटस पर, चूँकि ब्रूटस उसका दोस्त था, फेथफुल दोस्त, वो उसको मारने में साथ दिया शत्रु का। तो बड़ा अजीब लगा जूलियस सीजर को। और अंत समय में जूलियस सीजर ने ब्रूटस से कुछ ऐसे शब्दों में कुछ उससे इस तरह से कहा, टू ब्रूटस। अब कहानी के लास्ट छोर पर चलते हैं। अब अंटोनी के पास आते हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब सीजर की हत्या हो गई तो अचानक उस हत्या के जगह पर अंटोनी पहुँच गया। और अंटोनी जैसे ही पहुँचा कि वहाँ पे कैसियस, ब्रूटस, कैस्का, ये सभी मिलकर अंटोनी से कहा कि ये जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इसे मारना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने इसे मार दिया है। और रोम के लोगों को इसके डिक्टेटरशिप से बचाना था और इसलिए हम लोगों ने इसे मार दिया। और इसे सुनकर कैसियस, इसे सुनकर अंटोनी को बड़ा क्रोध हुआ। तो अंटोनी ने उन लोगों को कुछ कहा नहीं और वहाँ से अंटोनी सीधा चल दिया। और वहाँ से आगे बढ़ने के बाद अब अंटोनी क्या करता है कि वो सीजर का भतीजा जिसका नाम ऑक्टेवियस है, OCTAVIUS, ऑक्टेवियस, तो उनका भतीजा ऑक्टेवियस है। ये दोनों मिलकर जहाँ तहाँ पूरे रोम में एक छोटी छोटी सी सभा करी और उस सभा के माध्यम से लोगों को भाषण देकर बतलाया कि तुम लोग जूलियस सीजर की जो देन है उसे याद करो कि उसने रोम के लिए क्या कुछ नहीं किया, और अगर उसने कुछ किया तो तुम्हें ब्रूटस और कैसियस के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। मतलब लोगों को वो जागरूक और जागृत करना चाहते थे और कैसियस और ब्रूटस के खिलाफ लोगों को अपने पक्ष में करना चाहते थे, क्योंकि अंटोनी और ऑक्टेवियस अब इसका बदला अवश्य लेंगे, बिना बदला लिए नहीं छोड़ेंगे। अब होता क्या है कि कैसियस के खिलाफ जंग छेड़ दिया गया। ब्रूटस तथा कैसियस के बीच ये जो जंग छिड़ी अब, तो ब्रूटस और कैसियस के बीच में भी टेंशन होने लगा, क्योंकि ब्रूटस फंसता जा रहा था बेचारा। और इसलिए ब्रूटस क्लेम लगाने लगा कैसियस पर कि तुम्हारी चलती ये सब हो रहा है और मैं भी फंस रहा हूँ, अब मेरी लड़ाई अब उन लोगों से होगी, मैं मारा जाऊँगा। इस तरह की ताना तनी चलने लगी। अब वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि ब्रूटस की जो पत्नी है ना, पोर्सिया, उसको ये सब बर्दाश्त नहीं होता है कि उसका पति हत्यारा हो और वो एक वैरियर का हत्या कर दे। एक पत्नी होते हुए उनको पसंद नहीं थी, तो उसने अपने आप को मार लिया, यानी आत्महत्या कर ली। अब ब्रूटस की पत्नी अब खत्म हो गई, वो तो है नहीं। अब हो क्या रहा है कि अचानक ब्रूटस अब जहाँ भी रहता है, रात में, दिन में, सोया जगह में, उसको हमेशा जूलियस सीजर का भूत दिखाई देता है और वो काफ़ी डरा हुआ इंसान है। और उसे ऐसे ये भी लगता है कि अब मुझे ऑक्टेवियस तो मार ही देगा, अंटोनी और ऑक्टेवियस मेरी हत्या कर देगा और मैं नहीं बच पाऊंगा। और होता क्या है
की जंग छिड़ गई है। अब अंटोनी जंग छेड़ दिया है, ऑक्टेवियस भी पूरे ताकत के साथ जंग छेड़ दिया है, और ब्रूटस, अंटोनी, कैसियस सभी एक दूसरे से लड़ रहे थे। और इस लड़ाई में पकड़े जाने के डर से कैसियस तथा ब्रूटस दोनों ने आत्महत्या कर ली। मतलब मारा नहीं गया, आत्महत्या कर लिया। और यहीं पे ये प्ले समाप्त होता है। और फिर मिलेंगे अगले दिन किसी नए वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।